हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग आपसे वादा किए थे कि हम लोग 11th और 12th का बैच लेकर आएंगे, वो भी रेगुलरिटी के साथ। तो आज से हमने बैच का आगाज कर चुका है और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, साइंस ट्रिविया यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन क्लास मिलेगा, वो भी रेगुलरिटी के साथ और टॉपिक बाय टॉपिक। तो काम ये कीजिएगा कि आप क्लास देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उसको कमेंट अवश्य कीजिएगा कि सर इस प्रकार से नहीं समझ में आया, थोड़ा और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिए। वैसे तो हमारी पूरी टीम, हम लोग सारे कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ लेके आए वो आपको आसान शब्दों में समझाया जाए। किताबी लैंग्वेज आपसे कभी नहीं बताया जाएगा, जो किताब में लैंग्वेज है वो आपको हट के बताया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में जो छपता है ना, वो चीज़ें हमेशा याद रहती है। किताब में ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफिकल्ट लैंग्वेज में होता है, तो उसको किया क्या जाएगा, वो आसान शब्दों में करके आपको बताया जाएगा। यदि हमारी बात करें तो सब लोग जानते होंगे, जितने लोग हमसे परिचित होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, हम आप लोग को केमिस्ट्री क्लास पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री में बहुत सारे लोग हमसे जुड़े भी होंगे। तो वहीं से क्लास का आगाज करते हैं श्री गणेशाय नमः। और यहाँ गणेश भवन का आपको चित्र भी दिख रहा होगा। तो इन्हीं के माध्यम से हम लोग आज से क्लास आगाज करते हैं और 12th का पहला चैप्टर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और प्रश्न भी इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं, 3 या 5 नंबर के प्रश्न आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, जो है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था पहला चैप्टर होगा हम लोग का, ठोस अवस्था। कौन सा अवस्था? ठोस अवस्था। साथ साथ लिखते चलिएगा आप लोग, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। सही है। अब देखिए, ये हम लोग का हो गया चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर क्या है? ठोस अवस्था। अगर बात करें तो ये हम लोग का चैप्टर है, अध्याय। हिंदी माध्यम से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ये है अध्याय 1। अध्याय अध्याय 1। सही है। ये हो गया आपका अध्याय 1, जो है कौन? ठोस अवस्था। आप इंग्लिश लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सॉलिड स्टेट। सही है। अब इस ठोस अवस्था में शब्द से ही स्पष्ट है, इसमें दो शब्द मिल रहा है आपको। एक शब्द मिल रहा है क्या? ठोस। और दूसरा क्या है? अवस्था। यानी एक शब्द हो गया ठोस यानी सॉलिड। सॉलिड उसे बोलते हैं जो क्या हो, थोड़ा कड़ा होता है। कड़ा मतलब समझते हैं ना, आपके शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। जो छूने पर क्या होता है, थोड़ा कड़ा दिखता है, कड़ा लगता है, उसे बोलते हैं हम लोग ठोस। इसका डेफिनेशन भी देखेंगे आगे, लेकिन थोड़ा आसान शब्दों में पहले समझिए। अवस्था का मतलब होता है स्थिति, वो किस स्थिति में है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग किस स्थिति के बारे में बात करेंगे? सिर्फ ठोस अवस्था के बारे में, और ये है अध्याय 1। चलिए, ठोस अवस्था से पहले आप ये जान लीजिए कि जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि पदार्थ का ही एक अवस्था होता है जो बोलते हैं क्या? ठोस अवस्था। पहले देखते हैं पदार्थ क्या होता है। पहले बात करते हैं किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? पदार्थ के बारे में, कि आखिर जो पदार्थ है, मैटर है, ये क्या होता है। अब समझिए, आप अपने व्यवहारिक जीवन में जितनी भी चीजों को देख रहे हैं, जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, कैमरा में देख रहे हैं, मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, हमारे हाथ में मार्कर है, आप जहाँ बैठे होंगे टेबल होगा, चेयर होगा, कुछ भी होगा, या नीचे बैठे होंगे, बेंच पे बैठे होंगे, वो सारी चीजें जो आप नग्न आंखों से देख रहे हैं, वो सारी चीजें कहलाती हैं क्या? पदार्थ। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सभी क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो छोटी छोटी चीजों को लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। जो भी हम पढ़ाएंगे वो सारी चीजें आपको इस पे लिख के बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है, डेफिनेशन भी लिख देंगे, जो डिफिकल्ट होगा उसको बता भी देंगे। चलिए, तो पदार्थ का मतलब होता है कि जो चीजें आपको नग्न आंखों से दिख रही है वो सभी क्या है? दुनिया में जितनी भी वस्तुएं सब क्या है? पदार्थ ही हैं। तो लिख देते हैं, पदार्थ की डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए कि पदार्थ होता क्या है।
देखी जाने वाली, आसान शब्दों में लिखिएगा, देखी जाने वाली, देखी जाने वाली, देखी जाने वाली सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं, वस्तुएं, सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं, सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। यानी आपके आंख से जो भी चीजें दिख रहा है या आप महसूस कर रहे हैं उसे, तो वो चीजें क्या है? एक पदार्थ है। और इस पदार्थ को ही हम लोग बांटे हैं कितने अवस्था में? इस पदार्थ को बांटे हैं टोटल 5 अवस्था में। टोटल कितने होते हैं? 5। लेकिन मुख्यतः की बात करें तो मुख्यतः होते हैं 3। मुख्यतः में आते हैं ठोस, द्रव, गैस। सही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन टोटल बोले तो टोटल हो जाते हैं 5। इस 3 के साथ 2 जुड़ जाते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सही है, तो चलिए देखते हैं। आप पदार्थ समझ चुके हैं कि देखी जाने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती है। एग्जाम्पल में लिखना चाहे तो एग्जाम्पल तो पूरा हो जाएगा, जो भी चीजें हैं कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए वैसे हम एग्जाम्पल लिख भी देते हैं ताकि आपको थोड़ी चीजें आसान हो जाए। एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, आप जिस पर बैठे हैं कुर्सी होगा, कुर्सी हो गया। सही है, बेंच हो गया, बेंच हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया। सही है, हाथ पैर सब जितनी चीजें हैं ईटीसी कर देते हैं। कितना हम लिख सकेंगे? ईटीसी कर देते हैं। यानी जो भी चीजें आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो सभी चीजें क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है, मैटर कहलाती है। अब इस पदार्थ को हम लोग बांटे हैं कुल 3 भागों में। इस पदार्थ को कुल 5 भागों में, लेकिन मुख्यतः कितने भागों में? 3 भागों में। सही है, पदार्थ को हम लोग बांटे हैं कितने भागों में? टोटल 5 भागों में। तो पहले लिखते हैं पदार्थ, और इस पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। दूसरा हेडिंग दीजिएगा पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। और इस पदार्थ के वर्गीकरण में इस पदार्थ को हम लोग बांटे हैं कितने भागों में? 5 भागों में। इस पदार्थ को कितने भागों में बांटे हैं? 5 भागों में। इसको हम लोग बांटेंगे कितने भागों में? 5 भागों में। चलिए, जो पदार्थ का पहला वर्गीकरण है, जो अवस्था है, ये होता है ठोस अवस्था। ये क्या होता है? ये होता है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। पहला होता है ठोस अवस्था। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है कौन? दूसरा होता है द्रव। द्रव्य नहीं, द्रव्य का मतलब ही पदार्थ होता है। द्रव्य मिले तो आप जान लीजिएगा, द्रव्य का ही मतलब होता है क्या? पदार्थ। द्रव और द्रव्य में अंतर है। पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। पदार्थ को क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। और द्रव का मतलब होता है लिक्विड। और दूसरा हो गया द्रव, तीसरा हो गया कौन सा? गैस। इसी प्रकार से चौथी अवस्था की बात करें तो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट। सही है, तो आपसे यदि ये पूछे कि पदार्थ की टोटल अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो पदार्थ की टोटल अवस्थाएं कितनी होती है? 5 होती हैं। लेकिन मुख्यतः पूछे कितनी होती है, तो मुख्यतः में आ जाते हैं कौन कौन? मुख्यतः की बात करें तो मुख्यतः में आ जाएंगे 3। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ये होते हैं मुख्यतः। लेकिन टोटल बोले तो टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। सही है, चलिए समझते हैं। आप देखिए, पहला अध्ययन अध्याय है क्या? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है? ठोस मतलब होता है क्या? ठोस जिसका क्या हो? थोड़ा कड़ा हो वो। अब
इसके बारे में देखें कि ये जो अवस्था है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है पदार्थ के अंतर्गत, क्योंकि पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती है, उसमें से एक ठोस अवस्था भी होता है। और ठोस अवस्था के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है, न तो इस चैप्टर में द्रव के बारे में पढ़ना है, न तो गैस के बारे में पढ़ना है, न तो प्लाज्मा और न तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब तक इन चीजों में हम लोग अंतर नहीं निकाल पाएंगे तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा। जब तक दो व्यक्तियों में आप अंतर नहीं निकाल पाएंगे तो आप नहीं पहचान सकते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो पहले हम सबके बारे में बात करेंगे, फिर आएंगे अपने किस टॉपिक पर, ठोस अवस्था पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनको ये सारी चीजें पता नहीं होगी। और मेरा कोशिश ये है कि हमसे जितने बच्चे जुड़े हैं उन सभी बच्चों को एक आसान शब्दों में सारी चीजें समझ आनी चाहिए। चलिए, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, या ये जो पीडीएफ है ना, ये जो अभी बोर्ड पे दिख रहा है आपको, ये सारा मिल जाएगा साइंस ट्रिविया के टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से ये पीडीएफ ले सकते हैं। सही है, तो चलिए आगे देखते हैं इन अवस्थाओं के बारे में। अभी बताए हम आपको कि जो ठोस अवस्था है, ध्यान दीजिएगा, जो ठोस अवस्था है ये थोड़ा क्या होता है, कड़ा होता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सारी अवस्थाओं पे। पदार्थ को हम लोग, पदार्थ को अगर बात करें तो पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में। पदार्थ को मुख्यतः बोलेगा तो कितने भागों में, 3 भागों में। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा क्या है, गैस। हो गया पदार्थ को 3 भागों में, ये मुख्यतः हो गया पदार्थ का, ये मुख्यतः है। मुख्यतः कितने भागों में बांटे हैं, बांटे हैं कितने भागों में, 3 भागों में। वहीं यदि आपसे ये बोले कि पदार्थ का कुल वर्गीकरण यानी टोटल कितने भागों में बांटे हैं, तो पदार्थ को कुल भागों में कितने बांटे हैं, 5। पदार्थ को कुल जो वर्गीकरण है टोटल, इसको कितने भागों में बांटे हैं, 5 भागों में। पहला यही तीनों आ जाएगा, ठोस द्रव गैस, ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव, और तीसरा क्या है, गैस, चौथा इसमें आ जाएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा, और पांचवा होता है क्या, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझिएगा दोस्त, आराम से एकदम, कोई हड़बड़ी नहीं है, हम लोग के पास बहुत समय है अभी। लेकिन चीज़ें आपको समझनी है, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं समझेंगे ना तो आगे जाके आपके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो कोशिश कीजिए जो भी छोटी चीज़ें है उसको आसान आसान शब्दों में समझिए और अच्छे से समझिए। तो अभी बताया कि पदार्थ को मुख्यतः बोलेगा तो कितने भागों में, मुख्यतः बोलेगा तो 3 भागों में। वहीं पदार्थ को यदि कुल बोलेगा तो कुल कितने भागों में बांटे हैं, 5 भागों में। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट मिलते हैं दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं वो आपको सारा चीज़ें क्लियर करते चल रहे हैं। अगर मुख्यतः बोलेगा तो मुख्यतः 3 भाग है। मुख्यतः का मतलब होता है जो पहले से खोजा गया था, सही है। तो मुख्यतः 3 भाग ही थे, ठोस द्रव और गैस। लेकिन बाद में 2 अवस्था की और खोज हो चुकी, जो पहला था क्या, प्लाज्मा, और दूसरा क्या था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस प्रकार से टोटल अवस्थाएं कितना हो गई है, 5। अब बात करें कि जो चीजें खोजी गई है उसको तो कोई खोजा होगा ना, मजा आ गया। जैसे ये बात करें तो ये पहले से खोजा जा चुका था, ठोस द्रव और गैस ये प्राकृतिक में पाए जाते थे, लेकिन ये दोनों अवस्थाएं ने से खोजा गया है बाद में। तो डायरेक्ट प्रश्न बोल देते बन जाता है कि आखिर खोजा गया है तो कौन खोजा होगा, कब खोजा गया होगा, ये कैसा होता है। ठोस तो आप देखे ही हैं, लिक्विड तो देखे ही हैं, और गैस तो आप अनुभव करते ही हैं। लेकिन ये प्लाज्मा कैसा होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये कैसा होता है। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। अगर बात करें प्लाज्मा अवस्था की तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लाज्मा अवस्था होता है, प्लाज्मा, ये होता है चिपचिपा। कैसा होता है, चिपचिपा। अगर समझना चाहें तो आप एक बार इसे भी समझ लीजिए कैसा होता है। देखिए इस बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है फॉर्म, ये थोड़ा लिक्विड भी नहीं होता है और ना ही ठोस होता है, ना ही गैस होता है। ये चिपचिपा, जैसे गोंद देखते हैं ना आप लोग, गोंद देखे हुए हैं, क्या गोंद ठोस होता है क्या, नहीं होता है ना। क्या द्रव होता है क्या, नहीं होता है ना। क्या गैस होता है क्या, नहीं होता है। तो जो गोंद होता है ना,
वो किस अवस्था में पाया जाता है? वो होता है प्लाज्मा अवस्था, यानी चिपचिपे अवस्था जो देखते हैं ना, वो सारी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। और कुछ दिखता है इस प्रकार से, समझे? तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, आखिर प्लाज्मा अवस्था हमको पता चल गया कि कैसा होता है, तो इसका खोज किसने किया था और कब किया था, और इसका कार्य क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, जो प्लाज्मा अवस्था है ना, इस प्लाज्मा अवस्था की यदि हम खोज की बात करें, इस प्लाज्मा अवस्था की खोज की बात करें दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा जो अवस्था है इसका खोज, प्लाज्मा अवस्था, नोट्स बनाते चलिएगा दोस्त, सभी लोग जितने भी बच्चे हैं सभी लोग क्या बनाएंगे? नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि चीजें आसान हो जाएगी, आपके कॉपी पे होगा। तो प्लाज्मा अवस्था, अब देखते हैं इसका खोज किसने किया था। तो प्लाज्मा अवस्था की यदि खोज की बात करें, खोज, तो खोज किए थे विलियम क्रुक्स। इसका खोज किया था कौन? विलियम क्रुक्स। विलियम विलियम क्रुक्स, क्रुक्स किसने किया था? विलियम क्रुक्स ने इसका खोज किया था। कब किया गया था? कब किया गया था? सन क्या था? तारीख क्या था? तो सन था 1889, 1879, सॉरी 1800 कितना है? 79। खोज कब किया गया था? 1879 में। किस अवस्था की? प्लाज्मा अवस्था। किसने किया था? किसने किया था? विलियम क्रुक्स। और जब विलियम क्रुक्स ने इसका खोज किया था तो उस समय इस अवस्था का नाम प्लाज्मा नहीं था। उस समय विलियम क्रुक्स ने इस अवस्था को बताया था चमकती हुई अवस्था, चमकती हुई अवस्था, चमकती हुई अवस्था। विलियम क्रुक्स ने नाम क्या दिया था? जब विलियम क्रुक्स ने खोज किया था तो उस समय इसका नाम प्लाज्मा नहीं था, उस समय इन्होंने नाम क्या दिया था? चमकती हुई अवस्था। सही है? क्या नाम दिया था? चमकती हुई अवस्था। कब किया गया था? 1879 में। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? बाद में इसका नाम कर दिया गया था क्या? प्लाज्मा अवस्था। सही है? बाद में इसका नाम क्या किया था? प्लाज्मा अवस्था। अब आपको बता चुके हैं प्लाज्मा अवस्था कैसी होती है। अब ये हो गया पदार्थ की चौथी अवस्था। कौन सी अवस्था थी? पदार्थ की चौथी अवस्था थी। उसी प्रकार से बोले थे कि जो पांचवी अवस्था उसका भी खोज किया गया था। जो पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था की बात करें तो इसका जो खोज है, इसका खोज किया गया था सन 1920 में। खोज कब किया गया था? सन 1920 में, सन 1920 में। और इस खोज में दो वैज्ञानिकों का योगदान था। एक थे सत्येंद्र नाथ बोस जो भारत के थे। इसकी खोज में दो वैज्ञानिकों का योगदान है। इसकी खोज में दो वैज्ञानिकों का योगदान है, यहाँ लिख देते हैं। पहले वैज्ञानिक थे, जो पहले वैज्ञानिक थे वो थे सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। और दूसरा जो वैज्ञानिक थे वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन। सही है? ध्यान दीजिएगा, जो प्लाज्मा अवस्था है इसकी खोज किसने किया था? विलियम क्रुक्स ने। कब किया था? 1889 में। उसी प्रकार से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, इसका खोज किया गया था 1920 में। किसने किया था? इसमें दो वैज्ञानिकों का योगदान है। कौन कौन है? एक है सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरा है क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए काम के लायक नहीं है, इसलिए वो छोड़ दिए हैं। जो चीज़ें आपके लायक है वो सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बोलेगा बोस आइंस्टीन का खोज कब किया गया था तो 1920 में। किसने किया था? सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। उसी प्रकार से प्लाज्मा अवस्था की खोज कब किया गया था? 1879 में। किसने किया था? विलियम क्रुक्स। और इस अवस्था का उन्होंने नाम दिया था चमकती हुई अवस्था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
सही है। चलिए, अगर आपसे ये बोल दे कि प्लाज्मा किसने नाम दिया, तो लिख लीजिएगा जो प्लाज्मा है ये नाम किसने दिया था, ये नाम दिया था लैगमेउडर, लैगमेउडर। प्लाज्मा अवस्था नाम जो है ये किसने दिया था, लैगमेउडर। खोजा किसने है, विलियम क्रुक्स। लेकिन नाम की बात करें, प्लाज्मा नाम किसने दिया था, तो नाम दिया था कौन, लैगमेउडर। ये भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इतना पूछता नहीं है लेकिन आपको सारी चीजें बताते चलते हैं। सही है। चलिए, आगे आप सारी चीजें देख चुके हैं। जैसे बात करें तो आपको पहले ही बताए हैं कि ये जो चैप्टर है ये है पहला ठोस अवस्था। इसके अंतर्गत हम लोग ठोस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखें पदार्थ, की पदार्थ होती क्या है। जो भी चीज़ें आपसे दिख रही हो सारी चीज़ें क्या है, पदार्थ है। अब हम लोग देखेंगे कि पदार्थ का कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पदार्थ को हम लोग बांटे हैं टोटल 5 भागों में। कौन कौन है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। लेकिन आपसे यदि ये पूछे कि पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी है, तो 5, लेकिन मुख्यतः अवस्थाएं कितनी है, तो 3 है। वो भी आपको लिख दिए हैं कि पदार्थ की मुख्यतः अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। और पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी होती है, 5 होती हैं। अब ये दो जुड़ गए हैं ये सब। इसका खोज कब और किसने किया था, ये भी आपको यहाँ बता चुके हैं। देखिए, यहाँ आपको बता चुके हैं जो चौथी अवस्था ये प्लाज्मा अवस्था है। इसका खोज किसने किया था, विलियम क्रुक्स ने किया था। इसे बोलते थे चमकती हुई अवस्था। विलियम क्रुक्स ने नाम दिया था, लेकिन बाद में इसका नाम प्लाज्मा कौन लगा था, लैगमेउडर। अब खोज कब हुआ था, 1879 में। किसने किया था, विलियम क्रुक्स। उसी प्रकार से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो 5वीं अवस्था होती है, इसका खोज हुआ था 1920 में। किसने किया था, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। सही है। आप सारी चीजें से रूबरू हो चुके हैं। आप इतना जान चुके हैं कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, कितने भागों में इसको बांटा गया है। सही है। अब देखते हैं कि जो ठोस, द्रव, गैस है और बोस आइंस्टीन और जो प्लाज्मा है ये किस प्रकार से विभाजित किया गया इसको। सही है। तो चलिए बात करते हैं। अगर बात करें ठोस की, ये जो ठोस की, तो ध्यान दीजिएगा जो ठोस होते हैं ना, इसमें जो कण होते हैं ये एकदम पास पास होते हैं। जैसे अगर डायग्राम से समझाना चाहें तो एक बार समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ तीनों चीजें आपको दिखाया गया है। अगर बात करें ठोस को, तो हमने एक पात्र लिया है, इसमें यहाँ कण भर दिया है। ये किसके कण है, ये है सॉलिड के। ये किसके हैं, सॉलिड के हैं, ठोस के हैं। ये किसके हैं, लिक्विड के हैं, द्रव के हैं। ये किसके हैं, लिक्विड के हैं। और ये किसके हैं, ये है गैस के। ये किसके हैं, गैस के हैं। अब ध्यान दीजिएगा जो ठोस के कण होते हैं ना, ये आपस में बंधे हुए होते हैं। समझ आ गया। यानी ठोस के जो कण होते हैं इसमें अंतराणविक जो बल होता है ना, जो मोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अंतराणविक बल का मान इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसी के कारण जो ठोस के कण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, सटे हुए होते हैं। समझ आ गया। तो आपसे यदि बोले कि ठोस के कण कैसे होते हैं, तो ठोस के कण क्या होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं। क्यों चिपके हुए होते हैं, क्यों सटे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें लगता है मोलिकुलर फोर्स जो है सबसे अधिक होता है। यानी ठोस में अंतराणविक बल का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अंतराणविक बल का मतलब होता है दोस्त कि जो दोनों कण लग रहे हैं ना, जैसे हम 2 कण ले रहे हैं, ये जो 2 कण है, समझ आ गया, इन दोनों कणों के बीच जो बल लग रहा है ना, इसी बल को हम लोग बोलते हैं अंतराणविक बल। और ये दो जो बल है ये सबसे अधिक होता है किसके बीच, ठोस के बीच। जिसके बीच बल ज्यादा होगा वो क्या होंगे, आपस में चिपके हुए रहते हैं। तो ठोस के कण यही कारण है कि आपस में क्या है, देख रहे हैं यहाँ डिस्टेंस जो है ना बहुत कम है। देखिए, इन कणों के बीच जो डिस्टेंस है ना वो बहुत कम है। लेकिन उसी प्रकार से हम लोग देखें गैस में, तो देखिए गैस के कण के बीच डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा हो चुके हैं। किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। अब द्रव की अपेक्षा गैस में बात करें तो इसके कण के जो बीच डिस्टेंस है ना, ये क्या हो गए, और ज्यादा हो चुके हैं। दिख रहा है यहाँ और क्या हो गए हैं, ज्यादा हो चुके हैं। तो अंतर हम लोग किसके आधार पर बांटे हैं, इन तीनों में अंतर हम लोग लिए हैं अंतराणविक बल, मोलिकुलर फोर्स के माध्यम से बांटे हैं। कि जिसमें मोलिकुलर फोर्स यानी अंतराणविक बल का मान ज्यादा होगा उसके कण क्या होंगे, आपस में होंगे। और ज्यादा आपस में होंगे तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ठोस अवस्था। या आप ऐसे भी बता सकते हैं जिसमें अंतराणविक बल का मान सबसे ज्यादा होता है वो अवस्था कहलाती है ठोस अवस्था। सही है। द्रव अवस्था बोले
तो इसमें द्रव अवस्था में ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक बल का मान क्या होता है? कम होता है। उसी प्रकार से बोले गैस में, तो गैस में अंतराण्विक बल का मान कम होता है किसके अपेक्षा? द्रव के अपेक्षा। तो चलिए, आप डायग्राम से समझ चुके हैं कि ठोस के कण जो है आपस में सटे हुए होते हैं। क्यों सटे हुए होते हैं? क्योंकि इनके बीच अंतराण्विक बल का मान सबसे ज्यादा होता है। उसी प्रकार से द्रव में इसके अपेक्षा क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, क्योंकि अंतराण्विक बल का मान क्या होता है? कम होता है ठोस की अपेक्षा। उसी प्रकार से गैस की बात करें तो गैस में अंतराण्विक बल का मान सबसे कम होता है। यही कारण कि गैस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब आप अनुभव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम में क्या होता है? परफ्यूम जो एक डिब्बी में रहता है, एक पॉकेट में रहता है, जब उसको स्प्रे करते हैं तो पूरे रूम में क्या हो जाता है? फैल जाता है। लेकिन क्या ठोस में ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। मेरे हाथ में एक मार्कर है, यदि हम इस मार्कर को कहीं भी रख देंगे तो ये बढ़ेगा, छोटेगा, छोटा नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो है गैस, इसको आप किसी माध्यम में छोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा? पूरे माध्यम में फैल जाता है। समझ आ गया? क्यों फैल जाता है? क्योंकि इसके बीच जो बल है ना वो क्या होता है? कम होता है। कौन सा बल? अंतराण्विक बल, मोलिक्यूलर फोर्स। किसमें कम होता है? गैस में सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में होता है। और बीच में कौन होता है? द्रव होता है। तो यही सारी चीजें हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। आपको डायग्राम बता दिए कि होता क्या है, ताकि आपके दिमाग में छप जाए। अब देखिए, हम बोले हैं अंतराण्विक बल का मान सबसे ज्यादा होगा तो क्या होगा? ठोस अवस्था होगा, चिपके हुए होंगे। दूसरा होता है अंतराण्विक स्थान। अब बताइए, जिसमें अंतराण्विक बल का मान ज्यादा है, क्या उसमें स्थान ज्यादा है? क्या ज्यादा है? नहीं है ना। जिसमें अंतराण्विक बल का मान ज्यादा है उसमें स्थान क्या होगा? कम होगा। यानी जिसमें अंतराण्विक बल का मान ज्यादा उसमें अंतराण्विक स्थान क्या होता है? कम होता है। सही है। तो इसमें अंतराण्विक स्थान सबसे कम होगा किसमें? ठोस में। इसके अपेक्षा ज्यादा किसमें होगा? द्रव में। और सबसे ज्यादा किसमें होगा अंतराण्विक स्थान? गैस में। अंतराण्विक स्थान मतलब दो कणों के बीच का स्थान सबसे ज्यादा गैस में होता है, और सबसे कम किसमें होता है? ठोस में होता है। सबसे ज्यादा बल किसमें होता है? ठोस में होता है। सबसे कम बल किसमें होता है? गैस में होता है। चलिए, तो यही सारी चीजें हम लोग समझते हैं। चलिए, अब देखें ठोस। यहाँ लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं कि जो ठोस होता है, इसमें पहला कंडीशन ये है कि इसमें अंतराण्विक बल जो है ये सबसे अधिक होते हैं। अंतराण्विक 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 बल का मान सबसे ज्यादा होता है। बताया है ना? सबसे सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि, लिख लीजिए इसी में, यही कारण है कि यही कारण है कि यही कारण है कि यही कारण है कि ठोस के कण यही कारण है कि ठोस के कण ठोस के कण आपस में चिपके हुए होते हैं। ठोस के कण आपस में आपस में चिपके हुए होते हैं। चिपके हुए होते हैं। हुए होते हैं। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि ठोस के कण आपस में क्यों चिपके हुए होते हैं? क्योंकि इसमें अंतराण्विक बल का मान क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। सही है। चिपके हुए होते हैं। चिपके हुए होते हैं या होता है लिख दिए हैं क्या? चिपके हुए होते हैं। सही है। चलिए, दूसरा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इसमें अंतराण्विक बल यदि ज्यादा है तो स्थान क्या होगा? कम होगा। अभी बताया ना कि जिसमें बल ज्यादा वो आपस में चिपके रहेंगे, तो चिपके रहेंगे तो उन दोनों के बीच स्थान क्या होगा? कम होगा। यानी इसमें जो अंतराण्विक बल है ज्यादा होगा, तो इसका अंतराण्विक स्थान क्या होंगे? कम होंगे। तो लिखिए, इसमें अंतराण्विक बल अंतराण्विक स्थान अंतराण्विक स्थान का मान सबसे कम होता है। अंतराण्विक स्थान का मान सबसे कम होता है। सबसे
कम होता है, कम होता है, सबसे कम होता है। सही है। अंतराणविक स्थान का मान क्या हो गया, कम हो गया। दो चीजें आपको समझाए थे, दोनों चीजें हमने लिख दिया। अंतराणविक बल का मान सबसे ज्यादा होगा, यही कारण है कि आपस में चिपके हुए होते हैं। और अंतराणविक स्थान का मान क्या होता है, कम होता है। अंतराणविक स्थान का मतलब होता है दोस्त, बार बार समझा रहे हैं कि दोनों कणों के बीच का क्या स्थान। सही है। तो इसमें अंतराणविक स्थान का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। और अंतराणविक बल का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होता है संपीड्यता। क्या होता है, संपीड्यता। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए संपीड्यता होता क्या है। संपीड्यता का मतलब होता है फैलाव, जिसको हम क्या करें, संपीड्यता का मतलब होता है क्या, जिसको हम दबा के किसी पात्र में भर सके। सही है। जैसे आप जानते हैं जो एलपीजी होता है ना, वो गैस फॉर्म में होता है, लेकिन उसको प्रेस करके हम लोग किस फॉर्म में ला देते हैं, लिक्विड फॉर्म में। सही है। तो जिससे हम सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सके, दबा सके, उस अवस्था को बोलते हैं क्या, संपीड्यता। सही है। तो अब आप खुद ही बताइए कि संपीड्यता किस में ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। तीन ही अवस्था आपको दिए हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो संपीड्यता यानी किसको आसानी से हम दबा सकते हैं, क्या ठोस को दबा सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। मेरे हाथ में एक क्या है, मार्कर है, पेन है, क्या हम इसे दबाने की कोशिश करिए, दबेगा नहीं, दब सकता है, टूट सकता है लेकिन दबेगा नहीं। उसी प्रकार से यदि हम बोले कि लिक्विड जो द्रव है, क्या द्रव को दबा सकते हैं क्या, दबा सकते हैं, लेकिन क्या गैस की अपेक्षा कम दबा सकते हैं। क्योंकि गैस को आप बहुत ज्यादा गैस हो, आप ब्रह्मांड में देखते हैं, यूनिवर्स में देखते हैं, बहुत सारे गैसें होती हैं, लेकिन उस गैस को एकत्रित करके हम एक पात्र में भर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ठोस को एकत्रित करके किसी पात्र में भर सकते हैं। ठोस का जितना आयतन होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। उसे किसी भी पात्र में भर सकते हैं, और भरने की कार्य को ही बोलते हैं संपीड्यता। यानी सबसे अधिक संपीड्यता की बात करें, सबसे अधिक दबाव डालकर किसी पात्र में भरा जा सकता है, वो कौन सा होता है, गैस होता है। सही है। तो सबसे कम संपीड्यता किसमें होगा, ठोस में होगा, क्योंकि ठोस की बात कर रहे हैं। तो संपीड्यता क्या होता है, इसमें सबसे कम होता है। संपीड्यता, संपीड्यता क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। किसमें, ठोस में, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में। और इसी प्रकार से चौथा देखें तो होता है विसरण। विसरण मतलब होता है फैलाव, विसरण, विसरण यानी फैलाव। अब आप खुद बताइए, फैलाव सबसे ज्यादा किसमें होगा, फैलाव किसमें होता है, ठोस में होता है क्या, द्रव में होता है क्या, गैस में होता है क्या, इन तीनों में सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा फैलता कौन है दोस्त, गैस फैलता है। ये मेरे पास मार्कर है, क्या हम मार्कर को रख देंगे तो क्या फैल जाएगा क्या, नहीं फैल सकता है, जितना है ये उतना ही रहेगा। लेकिन यदि बात करें द्रव की, द्रव को आप किसी भी चीज पे रखिएगा वो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी फैल जाता है। लेकिन बात करें गैस की, तो गैस अत्यधिक माध्यम में क्या हो जाता है, फैल जाते हैं। यानी सबसे अधिक फैलाव की बात करें तो कौन फैलता है, गैस फैलते हैं। समझ आए, उसे ही बोलते हैं क्या, विसरण। यानी सबसे अधिक विसरण किसमें होगा, गैस में। और सबसे कम विसरण किसमें होगा, यानी सबसे कम जो है विसरित होगा वो कौन होगा, ठोस होगा। तो पहले लिखिए, अंतराणविक बल का मान सबसे ज्यादा ठोस में होता है, अंतराणविक स्थान सबसे कम ठोस में होता है, संपीड्यता सबसे कम किसमें होता है, ठोस में होता है, विसरण फैलाव सबसे कम किसमें होता है, ये होता है ठोस में। विसरण क्या होता है, सबसे कम होता है। विसरण मतलब फैलाव सबसे कम हो गया। सही है। अब देखिए ये चीजें हो गई, चार चीजें यहाँ हो गई, पांचवी चीजें देखते हैं। पांचवा, पांचवा ये है कि जो ठोस होते हैं, ये जो ठोस होते हैं, इसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। अब आयतन क्या है, आकार क्या है, आकार तो जानते हैं साइज होता है, आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये है कि यदि कोई भी आप पदार्थ लेते हैं, उस पदार्थ को किसी स्थान पर रखते हैं, तो क्या उसका स्थान लेने का जो स्थान है, मतलब मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, अब इस मार्कर को हम यहाँ रखेंगे तो क्या ये दूसरा स्थान लेगा क्या, अब यहाँ रख देंगे तो क्या ये दूसरा स्थान लेगा क्या, नहीं। जो इसका साइज होगा, आप इसको कहीं भी रखिए, जो इसका साइज होगा उतना ही स्थान घेरेगा। जितना जो चीजें स्थान घेरता है उसे ही बोलते हैं आयतन। जो चीजें जितना स्थान घेरता है उसी को उसका बोलते हैं आयतन। समझ आ गया। अगर हमको इस मार्कर को कहीं रखना है, पेन को कहीं रखना है, तो इतना स्थान होना चाहिए, तभी हम इसको रख सकते हैं। समझ आ गया। क्या हम इसको एक डिब्बी में भर सकते हैं क्या, नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि इसका आयतन फिक्स है।
ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। समझ आ गया? तो आयतन का मतलब होता है कि जितना वो स्थान घेरा है। तो ठोस में आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, जो है उतना ही स्थान पूरे ब्रह्मांड में ही घेरेगा, कहीं भी लेके जाइए। लेकिन यदि बात करें द्रव की, तो द्रव को जानते हैं कि यदि हम ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आयतन ले लेगा। समझ आ गया? सॉरी, ये आकार ले लेगा, लेकिन आयतन इसका भी क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन मतलब वो जितना है, जैसे 1 लीटर द्रव है, मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर द्रव है, तो क्या ये द्रव बढ़ घट सकता है क्या? नहीं बढ़ घट सकता है। तो इसका भी आयतन निश्चित होता है। किसका? द्रव का। और आयतन किसका निश्चित हो गया? ठोस का। लेकिन यदि हम बात करें गैस का, ये मान लीजिए ठोस हो गया, सॉलिड हो गया, ये क्या हो गया? लिक्विड हो गया, ये गैस की बात करें, तो गैस जो है ना, इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि आप इसको जहां भी रखिएगा उसी का क्या लेता है? ये आयतन घेर लेता है वो। जैसे इस पूरे डिब्बी में रहता है, डिब्बी का आयतन लिया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में छोड़ देंगे, पूरा क्या हो जाएगा? पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है। तो आपसे डायरेक्ट बोल देता है कि किसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। तो इसका आयतन समझ गए, इसको जहां रखेंगे उतना ही स्थान घेरेगा। आकार मतलब जिस शेप में है उसी शेप में रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो लिखिए, चलिए लिखते हैं पांचवा। पांचवा क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे कि ठोस का जो आयतन और आकार है ये क्या होता है? निश्चित होता है। इसका आयतन और आकार, आयतन मतलब जितना स्थान घेरता है, आयतन और आकार, और आकार, आयतन और आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। किसका? ठोस का। इसका आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। सही है। चलिए, 5 चीजें हम लोग समझ चुके हैं किसके बारे में? ये सिर्फ ठोस के बारे में। और एक चीजें आपको बता देते हैं, इससे प्रश्न देता है ना अंतर निकालने के लिए, ठोस द्रव गैस में अंतर क्या है। तो देखिए, अगर छठे पॉइंट की बात करें तो यहाँ से होता है गतिज ऊर्जा। गतिज मतलब होता है क्या? चल रही है जो चीजें, वो किस में होती है? गति में होती है। तो आप खुद बता सकते हैं, सबसे अधिक गति कौन करता है? क्या ठोस करता है क्या? क्या गैस करता है क्या? क्या द्रव करता है क्या? इन सब में सबसे अधिक गति की बात करें तो सबसे अधिक गति कौन करता है? गैस करता है। समझ आ गया? क्योंकि गैस हमेशा गति करता रहता है। आप गैस को कभी क्या स्थिर अवस्था में नहीं देख सकते हैं, वो हमेशा क्या करता है? उसके कण हमेशा गतिशील रहते हैं। और उससे गतिशील होने का एक कारण भी होता है कि उसमें पाई जाती है ब्राउनी गति। ये भी डायरेक्ट प्रश्न बोलता है कि ब्राउनी गति क्या होती है? तो गैसों में पाई जाने वाली गति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति। और इसी गति के कारण गैस क्या करता है? हमेशा गति करते रहता है। तो यदि हम छठा पॉइंट जोड़ना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि जो ठोस है इसमें गतिज जो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये सबसे क्या होगी? कम होगी। गतिज ऊर्जा ये क्या होगी? सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। सही है, सबसे कम होती है। तो हम 6 पॉइंट देख चुके हैं किसके बारे में? सिर्फ ठोस के बारे में। चलिए बात करते हैं किसके बारे में? द्रव के बारे में। चलिए देखते हैं किसके बारे में? द्रव के बारे में। द्रव। अब इसमें देखते हैं पहला पॉइंट। देखिए, जैसे इसमें बताए हैं आपको कि जो ठोस होता है इसमें अंतराणविक बल का मान क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। यही कारण कि आपस में कण जो चिपके रहते हैं, अंतराणविक स्थान का मान कम होता है, संपीड्यता सबसे कम होती है, विसरण क्या होता है? फैलाव भी सबसे कम होता है। आगे बताएं आपको कि आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। तो द्रव की देखें तो द्रव में जो अंतराणविक बल है, पहला लिखेगा अंतराणविक बल। अंतराणविक जो बल है ये ठोस की अपेक्षा क्या होगा? ठोस की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अंतराणविक बल किसमें होता है? ठोस में होता है। तो द्रव के लिखना चाहे तो हम लोग लिखेंगे इसमें अंतराणविक बल का मान, का मान ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, की अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है।
लेकिन द्रव की अपेक्षा, गैस की अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अंतराणुविक बल का मान ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। दूसरा पॉइंट लिखना चाहें तो ये लिखेंगे, जो दूसरा पॉइंट उसमें वो था अंतराणुविक का स्थान, तो इसमें लिखेंगे अंतराणुविक का स्थान का मान क्या होगा, आप खुद जान। अंतराणुविक का स्थान का मान क्या होगा, जो अंतराणुविक का स्थान है ये क्या होंगे, ठोस की अपेक्षा क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा ज्यादा होगा। ठोस की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। स्थान क्या होगा, ज्यादा होगा, बताए थे ना अभी, पेज जो ले गए थे आपको दिखाए थे। क्योंकि ठोस के कण क्या होते हैं, सटे हुए होते हैं, द्रव के थोड़ा फैले हुए होते हैं, तो फैले हुए हैं तो उसके बीच का स्थान क्या होगा, मिल जाएगा, थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। तो अंतराणुविक का स्थान ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सही है, ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट लिखना चाहे तो उसमें जो तीसरा पॉइंट क्या था देख लेते हैं एक बार। तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखे थे हम लोग, तीसरा पॉइंट था संपीड्यता सबसे कम होती है। संपीड्यता मतलब जिसको प्रेस करके किसी पात्र में भरा जा सके, तो इसमें संपीड्यता ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है। संपीड्यता, संपीड्यता ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे कम किस में होती है, संपीड्यता ठोस में। संपीड्यता ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। ठोस की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। सही है, चलिए आगे लिखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट विसरण। चौथा पॉइंट क्या देखेंगे इसमें, चौथा पॉइंट होगा विसरण। तो जो ठोस होते हैं इसमें विसरण यानी जो फैलाव है, विसरण यानी फैलाव, विसरण यानी फैलाव, ये जो है ठोस की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ठोस की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन द्रव की अपेक्षा क्या, सॉरी, ठोस की अपेक्षा ज्यादा होगा, लेकिन गैस की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। अब पांचवा क्या था, पांचवा था उसमें कि जो ठोस है उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, यानी जिस शेप में है वो शेप वैसा रहेगा, जितना जिस स्थान पर रखेंगे उतना वो स्थान घेर लेगा। लेकिन द्रव की बात कर ध्यान दीजिएगा, द्रव जितना है उतना तो स्थान घेरेगा ही घेरेगा। 1 लीटर है तो 1 लीटर स्थान जितना है उसका शेप घेरेगा, लेकिन उसका आकार फिक्स नहीं होता है। क्योंकि आप उसको ग्लास में लीजिएगा तो ग्लास का आकार ले लेगा, भगोना में लीजिएगा तो भगोना का आकार ले लेगा, यानी उसका आकार फिक्स नहीं है। यानी जो द्रव होते हैं इसका आयतन तो निश्चित होता है, इसका आयतन जो है ना ये क्या होते हैं, आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होगा, निश्चित, आयतन निश्चित होते हैं। लेकिन, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। लेकिन आकार, आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। सही है, इसका आकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, जिसमें डालेंगे उसका आकार ले लेगा। छठा बात करते हैं इसमें गतिज ऊर्जा जो है, इसमें गतिज ऊर्जा, गति करने की जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा यानी ये गति कितना कर सकता है, गतिज ऊर्जा किसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होगी। ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, अपेक्षा ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। ठोस की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। सही है, तो ये देख लिए हम किसके बारे में, ये देख लिए हम द्रव के बारे में, और एक बच गया क्या, गैस के बारे में, वो भी समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं किस पे, गैस के बारे में। देखिए अगर हम बात करें गैस की, तो इस गैस में जो अंतराण्विक बल है, मोलिक्यूलर फोर्स है, वो सबसे क्या होते हैं, कम होते हैं। इसी कारण इसके कण जो है क्या होते हैं, सबसे दूर दूर होते हैं।
चलिए तो लिखते हैं पहला, इसमें अंतराण्विक बल का मान, इसमें अंतराण्विक अंतराण्विक बल का मान, बल का मान, बल का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। अंतराणिक बल का मान क्या हो गया, सबसे कम हो गया किसमें, गैस में, सबसे अधिक किसमें, ठोस में। दूसरा पॉइंट देखें तो इसमें अंतराणविक स्थान का मान क्या होगा, अंतराणविक स्थान क्या होगा, अंतराणविक स्थान सबसे ज्यादा होगा, अंतराणविक स्थान का मान, अंतराणविक स्थान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जिसमें बल कम उसमें स्पेस की क्या ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। सही है, 2 पॉइंट देख चुके। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था, देख लेते हैं, सारा पॉइंट सेम लिखवाते हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहेगा। तीसरा पॉइंट था संपीड्यता। क्या था, संपीड्यता। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें संपीड्यता यानी इसको दबा के आसानी से भरा जा सकता है, यानी संपीड्यता का मान इसमें सबसे ज्यादा होगा। इसमें संपीड्यता, संपीड्यता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती हैं। संपीड़ितता क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। चौथा था विसरण, फैलाव। सबसे अधिक फैलता कौन है, गैस। विसरण यानी फैलाव, फैलाव सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। सही है, 4 पॉइंट यहाँ हो गया। 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट क्या था, 5वां पॉइंट है, उसमें आयतन और आकार निश्चित होता था किसका, ठोस का, लेकिन द्रव का सिर्फ आयतन निश्चित होता था, आकार अनिश्चित होता था। गैस की बात करें तो गैस में न तो आयतन निश्चित होता है, न ही आकार निश्चित होता है, यानी गैस का कोई आकार नहीं होता है, न ही तो वो फिक्स अपना स्थान घेरता है, क्योंकि उसको एक पात्र में रखिएगा, जहां भी रखिएगा वो पूरा पात्र का स्थान घेर लेता है। सही है, तो हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कि गैस का आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन, आयतन और आकार, और आकार, आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, या आप लिख सकते हैं निश्चित नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, बस आपको समझना है। आप समझ गए, अपने लैंग्वेज में भी लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर आपको गलत नहीं कर सकता है। एग्जामिनर बुक का लैंग्वेज लिखिएगा तो गलत काट सकता है, लेकिन आप अपना लैंग्वेज लिखिएगा जो सही है वो कभी गलत नहीं काट सकता है। तो आयतन और आकार क्या होगा, अनिश्चित होता है, आयतन और आकार अनिश्चित होता है। छठा पॉइंट क्या था, गतिज ऊर्जा, यानी सबसे अधिक गति कौन करता है, तो गति तो ये हमेशा करता ही रहता है गैस। तो गतिज ऊर्जा की बात करें, यानी गति सबसे अधिक किसमें होती है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गति करने की जो ऊर्जा होती है ये सबसे अधिक होती है, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है, या सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। सही है, तो सारा चीज आपको क्लियर कर दिए, ठोस, द्रव और गैस। हम इस चैप्टर में सिर्फ ठोस के बारे में पढ़ने वाले थे, लेकिन हमने आपको ये सारी चीज़ें के बारे में बता दिया कि हाँ आखिर होता क्या है। जब तक आप डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं तब तक आपको चीज़ें आसान नहीं हो सकती है। इसीलिए हमने पहले आपको ठोस अवस्था चैप्टर था, उस चैप्टर के माध्यम से हमने सबसे पहले आपको बताया पदार्थ, क्योंकि ठोस क्या है, एक पदार्थ है। तो हमने बांटा था पदार्थ को कितने भागों में, पदार्थ को हमने बांटा 5 भागों में टोटल, लेकिन मुख्यतः कितने भागों में, 3 भागों में। पदार्थ की 3 भाग की बात करें तो पहला था ठोस, द्रव और गैस, 3 हो गया ये।
मुख्यतः बात करें तो इसमें दो जुड़ जाते हैं, सॉरी कुल बात करें तो दो जुड़ जाते हैं, कौन कौन, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब जो चीज़ें बाद में जुड़ी है उसको कोई जोड़ा होगा, कब जोड़ा होगा, किसने जोड़ा होगा वो भी लिख दिए हैं। क्या, अगर प्लाज्मा अवस्था की बात करती है चिपचिपा अवस्था होता है, जैसे गोंद हो गया। अब इस अवस्था का खोज किया था विलियम क्रुक्स ने, कब किया था, 1889 में। सही है। उसी प्रकार से हम बात करें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था की, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो अवस्था है इसका खोज किया था दो वैज्ञानिकों ने मिलकर, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कब किया था, 1920 में। सारी चीज़ें आपको बता दिए हैं। फिर देखें कि आखिर ठोस द्रव गैस में अंतर क्या है। तो ठोस द्रव गैस में अंतर ये है कि ठोस का जो आयतन होता है, यानी जितना वो स्थान कहता है वो फिक्स होता है, और आकार भी उसका क्या होता है, फिक्स होता है, उसका आकार कभी चेंज नहीं होता। उसको गला दीजिएगा तो आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन जिस फॉर्म में है बिना कोई छेड़खानी किए उसका आकार कभी चेंज नहीं होता है। अब दूसरा बात किए थे पॉइंट की, इसमें अंतराण्विक बल का मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अंतराण्विक बल का मतलब जिसमें मोलिकुलर फोर्स यानी जिसमें बल सबसे ज़्यादा लग रहा है वो कौन है, वो है ठोस। और यही कारण होता है कि उसके कण जो है ना आपस में क्या हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, सटे हुए होते हैं। तीसरा देखे थे कि इसमें अंतराण्विक बल तो ज़्यादा हो गया, तो जिसमें अंतराण्विक बल ज़्यादा हो गया, जो मजबूत होता है, जिसकी यूनिटी होती है, जो मजबूत होता है उसको तोड़ना क्या होता है, आसान नहीं होता है। समझ आ गया। तो आप ये भी जोड़ सकते हैं कि ठोस जो है ना इसको तोड़ना क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि इसमें बल क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, मोलिकुलर फोर्सेस में सबसे ज़्यादा होते हैं। अब देखे थे कि संपीड्यता जो है वो सबसे कम किसमें होती है, संपीड्यता सबसे कम होती है ठोस में। संपीड्यता का मतलब होता है फैला, क्या, किसी पात्र में दाब कर उसको भर दिया जा सकता है। तो हम ठोस को नहीं तो दाबेंगे और नहीं किसी पात्र में भर सकते हैं। समझ आ गया। तो इसमें संपीड्यता सबसे कम। फैलाव मतलब कौन, सब विसरण मतलब फैलाव, सबसे अधिक कौन फैलता है, तो सबसे अधिक फैलता है गैस, और सबसे कम कौन फैलता है, ठोस फैलता है। तो विसरण का मान क्या हो गया था, कम हो गया था। आयतन और आकार क्या हो गया था, निश्चित हो गया था। तो ये गतिज ऊर्जा क्या हो गई थी, कम हो गई थी। उसी प्रकार से द्रव में देखे थे तो आयतन निश्चित, आकार निश्चित नहीं था। सही है। विसरण का मान ठोस की अपेक्षा क्या था, थोड़ा ज़्यादा था। ये सारी चीज़ें आपको हम लिखवा चुके हैं। चलिए, अब ये सारी चीज़ें हम बता दिए ठोस, द्रव और गैस के बारे में। अब देखते हैं ठोस के बारे में। अब आते हैं मुख्य बिंदु जो है हम लोग का क्या, ठोस अवस्था। मुख्य बिंदु हम लोग का क्या था, ठोस अवस्था। चलिए अब मेन चैप्टर पे आते हैं, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था तो हेडिंग हो ही गया है, ठोस होता क्या है। चलिए ठोस के बारे में देख लेते हैं। अब आप ठोस से रूबरू हो चुके हैं। ठोस का मतलब जिसका आयतन और आकार निश्चित हो। सही है। अब इसमें अंतराण्विक बल का मान सबसे ज्यादा, अंतराण्विक स्थान का मान सबसे कम, विसरण सबसे कम, संपीड्यता सबसे कम, गतिज ऊर्जा सबसे कम। अब ये जो ठोस है, इस ठोस को भी हम लोग बांटे हैं दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। याद रखिएगा ठोस को भी हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, दो भागों में। वो भाग कौन कौन होता है, ध्यान दीजिएगा। ठोस को हम लोग बांटे हैं दो भागों में, और ये कौन कौन भाग है, ठोस को दो भाग में बांटे हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस। कौन होता है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। पहला क्रिस्टलीय और दूसरा क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। सही है। अब ध्यान दीजिएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस है इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं वास्तविक ठोस। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक ठोस। इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस। किस ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को कौन सा ठोस बोलते हैं, वास्तविक ठोस। उसी प्रकार से बात करें अक्रिस्टलीय की, तो अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं अतिशीतित द्रव। क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव, शीतित द्रव, अतिशीतित द्रव। अब अतिशीतित द्रव
प्रश्न ये भी है कि अतिस्थितित द्रव इसे क्यों बोला जाता है। दो चीजें बाद में देखेंगे, लेकिन थोड़ी चीजें समझ लीजिए। आप देखे होंगे कि जो पुराने मकान होते हैं ना, उस मकान में जो कांच की शीशे लगे होते हैं, जो कांच की खिड़कियां लगी होती है ना, वो ऊपर के साइड में पतली होती है। बहुत जो पुराना मकान हो गया होगा, ऊपर की जो शीशे होते हैं ना, जो कांच होते हैं, वो क्या होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पिघलता है। समझ आ गया। और कांच उदाहरण होता है किसका, अक्रिस्टलीय ठोस को। और वो पिघल कर क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। यही कारण है कि उसे बोलते हैं कौन सा द्रव, अतिस्थितित द्रव बोलते हैं। सही है। तो हमने विभाजन कर दिया किसका, ठोस का। कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। वास्तविक ठोस क्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं अतिस्थितित द्रव। सही है। चलिए अब अंतर देखते हैं कि क्रिस्टलीय में क्या अंतर होता है और क्रिस्टलीय में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर ये जान लीजिए कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इस ठोस में जो कण होते हैं ना, क्योंकि कण के माध्यम से ही कोई पदार्थ बनता है। हम भी बने हैं, आप भी बने हैं, कोई भी चीज बना हुआ तो उसमें कण लगा हुआ है। तो जो चीजें होती हैं क्रिस्टलीय में, कण का निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम का मतलब ध्यान दीजिए, यदि मेरे पास 5 कण है, कितने कण हैं, 5 कण, तो हम लिखते हैं पहला कण हो गया। तो उसमें कण क्या होते हैं, आपस चिपके हुए होते हैं। ये दूसरा हम ले लिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। सही है। इसी प्रकार से और बना लेते हैं। चलिए अब दूसरा लेते हैं। एक रेड वाला कण आ गया ये सॉरी। चलिए अब एक और कण ले लेते हैं। सारी चीज़ें एकदम आसान शब्दों में समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम हम लोग के पास बहुत है। हाँ, लेकिन टाइम के साथ आपको पढ़ना आवश्यक है। जो चीज़ें बताई जा रही है, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, और यदि समझ में आ रहा है तो दूसरे लोग के पास शेयर कीजिए। आपके एक मदद से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका भविष्य बन जाता है। तो वीडियो देख रहे हैं, शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर आपका बेनिफिट नहीं हो सकता है कुछ भी, क्योंकि ये रेगुलेटरी क्लास है, हमेशा आएगा आपको, प्रत्येक दिन आपको मिलेगा। सही है। 9 बजे प्रत्येक दिन आपको, 9 बजे, 9 PM पर, 9 PM पर आपको प्रत्येक दिन क्लास उपस्थित हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। प्रत्येक दिन आपको 9 बजे आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल कौन है, साइंस ट्रिविया। इसके माध्यम से आपको 9 बजे प्रत्येक दिन क्लास एक मिल जाएगा, वो भी रेगुलरिटी के साथ। ये बता दिए, इसके आगे क्या हो सकता है। सारा जो भी चीज़ें हम और हमारी टीम जितनी भी आएंगी, सब एकदम रेगुलरिटी के साथ आपको पढ़ाएगा। जो एक की भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। सही है। तो क्लास रेगुलरिटी कीजिएगा, आप भी रेगुलरिटी बनाएं, हम भी रेगुलरिटी बनाएंगे, और मिलकर एक मुहिम को जीतेंगे। सही है। शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो साथ आवश्यक है दोस्त। साथ देना आपका भी और मेरा भी साथ, दोनों लोग का साथ बना रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और आप लोग भी हमारे साथ आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहले हमने लिया था क्या, ब्लू, फिर आया रेड, फिर क्या आ गया है, फिर आया है येलो या ऑरेंज, फिर क्या आ गया, ब्लू। यानी इस क्रम निश्चित है इसका। पहले कौन आ रहा है, ब्लू आ रहा है, नीला आ रहा है, लाल आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, फिर क्या आ गया, नीला आ गया। सही है। तो इसका क्रम निश्चित है। अब यदि बात करें अक्रिस्टलीय की, तो इसमें कोई क्रम नहीं होता है। जैसे हम यहाँ 3 कलर लिए हैं ना, तो यही 3 कलर यहाँ लेते हैं। ये नीला हो गया, नीला के बाद कहीं भी ये घुस जाएगा, नीला के बाद यहाँ घुस गया, लो 2 ठो कौन आ गया, या 3 ठो आ गया, कौन, ऑरेंज वाला। फिर इसके बीच में यहाँ कहीं भी बैठ गया ये रेड वाला इधर आ गया कहीं, रेड वाला इधर कहीं घुस गया, फिर रेड वाला इधर आ गया। ये कण का इसका होता है, कण का क्रम होता है। फिर यहाँ कौन आ गया, ब्लू वाला आ गया इस प्रकार से, फिर यहाँ ब्लू वाला आ गया। सही है। यहाँ रेड आ गए, यहाँ ऑरेंज वाला आ गया। तो क्या इसमें कोई निश्चित क्रम दिख रहा है क्या आपको, कोई निश्चित क्रम नहीं है। कहीं भी ये फालतू का इंसान है, कहीं भी घुस जा रहा है कोई भी कण, लेकिन इसका निश्चित क्रम है।
तो जिसका निश्चित क्रम होता है, कणों का निश्चित जिसका क्रम होता है, अगर आपसे बोल दे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या है, तो पहला अंतर तो यही है कि क्रिस्टलीय में कणों का क्या होता है, निश्चित क्रम होते हैं, ये निश्चित श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय जो होते हैं इसका कोई निश्चित श्रृंखला नहीं होती है, कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। तो हम लिख देते हैं ये जो होते हैं निश्चित क्रम में होते हैं, ये जो होते हैं निश्चित श्रृंखला होती है इसकी, निश्चित कणों की, किसकी, कणों की निश्चित श्रृंखला होती है, कणों की निश्चित श्रृंखला होती हैं, श्रृंखला होती हैं। किसमें होती हैं, क्रिस्टलीय में। वहीं बात करें अक्रिस्टलीय में, तो कणों की निश्चित श्रृंखला नहीं होती है, इसमें कोई निश्चित श्रृंखला नहीं होती है, कणों की कोई निश्चित श्रृंखला नहीं होती है, कोई निश्चित श्रृंखला नहीं होती है, निश्चित श्रृंखला नहीं होती है, श्रृंखला नहीं होती है, नहीं होती हैं। चलिए सही है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए चलिए, तो आज हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है। क्लास लंबा ना हो इसके लिए छोटे छोटे क्लास आपको मिलेंगे, ताकि आप भी एक जगह बैठकर इसको आसानी से लिख सकें। क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, हड़बड़ी में हो जाते हैं कि ज़्यादा लंबा क्लास हो गया। सही है, तो यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपका बस एक ही कर्तव्य है कि आप इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाइए, और कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, सोचते हैं अरे हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम ये कर ही नहीं सकते हैं। केमिस्ट्री बहुत लोग जानते हैं कि अरे ये तो बहुत हार्ड विषय होता है, लेकिन आप यदि हमसे जुड़ेंगे तो आपको एक अनुभव हो जाएगा, या जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो तो खुद जानते हैं, आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि केमिस्ट्री एक कहानी होती है, पोइट्री होती है। क्योंकि अभी जितना हम आपको बताए होंगे एक कहानी के माध्यम से बताए होंगे, एक कहानी लग रहा होगा, इसमें कोई डिफिकल्ट शब्द हम नहीं लाए हैं जो किताबी लैंग्वेज का हो। हम कभी भी किताबी लैंग्वेज आपके आपके ऊपर इस्तेमाल नहीं करते हैं, या तो हम ऑफलाइन में पढ़ाएं या ऑनलाइन में। मेरा एक ही मकसद होता है कि आप सक्सेस हो, तो हम भी क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। सही है, तो मेहनत खुद कीजिए, कॉपी नोट्स बनाइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जो चीज़ें नहीं समझ आ रही है कमेंट में बताइए कि हाँ सर ये चीज़ें नहीं समझ में आई है, फिर उसको दोबारा क्लास में हम लोग समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, और दूसरी बात ये जो है अभी ये हिंदी मीडियम की क्लास है। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम की क्लास भी आए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग इंग्लिश मीडियम का भी बैच लेकर आ जाएंगे, और वो भी क्या एकदम फ्री और कंटिन्यूअस क्लास। सही है, हम लोग एक मकसद है हम लोग का क्या, आप लोगों को सक्सेस दिलाना, आप लोग को ऊंचे श्रेणियों पर ले जाना। सही है, तो आप लोग हम लोग के साथ जुड़िए और इस चैनल के माध्यम से अपना भविष्य उजागर कीजिए। चलिए तो ये बताए थे ठोस अवस्था के बारे में, सारी चीज़ें आपको बता दिए हैं, देख लीजिए एक बार, पहले ही फिर समझा देते हैं। चैप्टर क्या था हम लोगों का, चैप्टर था ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में हमने आपको पहले किसके बारे में, पदार्थ के बारे में बताया। पदार्थ को टोटल 5 भागों में बांटे हैं, कौन कौन भाग है सारा भाग आपको दिखा दिए हैं। सही है, चलिए हाँ, और आपसे एक गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को अगर देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ही देखना, क्योंकि बीच में आप छोड़ देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए इसी के साथ एक मोटिवेशन लाइन हो जाए
मंजिल कदम चूमेगी, मंजिल कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। मंजिल कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तू बुलंद, तो आसमां भी तेरे सामने झुक जाएगा। फिर से आपके अंदर एक मोटिवेशनल लाइन देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी जिंदगी के कुछ पल चेंज हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मंजिल कदम चूमेगी, मंजिल कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तू बुलंद, तो आसमां भी झुक जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।